वो मेरी चीने जबीं से गमे पिन्हा समझा, राज मकतूब बाब रब्ती ए उन्वान समझा। ये दीवान गालिब की 34वीं गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शेर है कि वो मेरी चीने जबीं से गमे पिन्हा समझा, राज मकतूब बाब रब्ती ए उन्वान समझा। यक अलिफ बेश नहीं साइकिल आईना हनूज, यक अलिफ बेश नहीं साइकिल आईना हनूज, चाक करता हूँ मैं जब से के गरेबां समझा। शर असबाब ये गिरफ्तारी खातिर मत पूछ, शर असबाब गिरफ्तारी खातिर मत पूछ, इस कदर तंग हुआ दिल के मैं जिंदा समझा। बदगुमानी ने न चाहा उसे सरगर्म खिराम, बदगुमानी ने न चाहा उसे सरगर्म खिराम, रुख पे हर कतरा अराक दीदाए हैरान समझा। इज्ज ने अपने ये जाना कि वो बदखू होगा, इज्ज से अपने ये जाना कि वो बदखू होगा, नब्ज़ खस से तपिश शोलाए सोज़ां समझा। सफ़र इश्क में की ज़ौफ़ ने राहत तलबी, हर कदम साए को मैं अपने शबिस्तां समझा। था गुरेज़ां मीज़हाए यार से दिल तदम मर्ग, था गुरेज़ां मीज़हाए यार से दिल तदम मर्ग, दफ़े पैकान कज़ा इस कदर आसान समझा। दिल दिया जान के क्यों उसको वफ़ादार असद, दिल दिया जान के क्यों उसको वफ़ादार असद, गलती की कि जो काफिर को मुसलमान समझा। तो ये तो थी पूरी गज़ल। तो पहला शेर देखते हैं कि वो मेरी चीने जबीं से गमे पिन्हा समझा, राज मकतूब बाबे रब्ती उनवा समझा। तो इसमें जो अल्फाज हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन शेर बाय इट्सेल्फ इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो चीने जबीं का मतलब होता है आपके माथे पे जो बल पड़े हों, राइट। इफ़ यू आर एंक्शियस, तो जो रिंकल्स आपके माथे पे पड़ जाते हैं या बल पड़ जाते हैं उनको कहेंगे चीने जबीं। और गमे पिन्हा मीन्स हिडन ग्रीफ। राज मकतूब, मकतूब मीन्स लेटर और द मैसेज, ख़त जो है उसकी जो मिस्ट्री है उसका जो सीक्रेट है या उसके अंदर जो लिखा हुआ है। तो राज मकतूब का मतलब सीक्रेट ऑफ द लेटर, और बेरब्ती उनवान का मतलब होता है लाइक उनवान इज़ द टाइटल ऑफ द लेटर दैट वी टॉकिंग अबाउट हियर, और टाइटल एंड बेरब्ती मीन्स डिसकनेक्टेडनेस और डिसअरे इन द टाइटल, राइट। तो बेरब्ती उनवा मीन्स डिसकनेक्टेडनेस और डिसअरे ऑफ द टाइटल। तो वो अगर हम दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह कोई लिटरेरी एक्सपर्ट ख़त का उन्वान देख के, उसके टाइटल को देख के, और उसके अंदर अगर कुछ द होल टाइटल इज़ डिसकनेक्टेड, उसको देख के ही वो ख़त का राज जो है वो समझ लेता है। उसको पूरा ख़त का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइटल के अंदर डिसअरे या डिसकनेक्टेड देख देख के ही जांच लेता है कि जो ख़त है वो भी अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर भी वो डिसकनेक्टेडनेस होगी, डिसअरे होगा। तो जिस तरह एक लिटरेरी एक्सपर्ट उस ख़त को पहचान लेता है टाइटल देख के, उसी तरह वो कहते हैं कि जो मेरा महबूब है उसने मेरे माथे के बल देख के मेरा गम है पिन्हा, मेरा जो छुपा हुआ गम है, माई हिडन ग्रीफ, उसने वो जांच लिया है, उसने वो समझ लिया है। ये शेर का मतलब है। तो वो मेरी चीने जबीं से गमे पिन्हा समझा, मेरे माथे की लाइनों को देख के, रिंकल्स को देख के मेरा गमे पिन्हा, मेरा हिडन ग्रीफ वो समझ गया। जिस तरह के राज मकतूब बबे रब्ती उनवा समझा, जिस तरह की कोई टाइटल के अंदर डिसअरे देख के पूरे ख़त का जो राज है, ये पूरे ख़त में क्या होगा वो समझ आता है। अच्छा, अब ये तो कोई काइंड और जनरस महबूब लग रहा है इस केस के अंदर। तो सवाल होता है कि अच्छा, अब उसने समझ लिया तो क्या करेगा। आई थिंक अगर हम जनरल पैटर्न शेर व शायरी का फॉलो करें तो वो इग्नोर कर देगा, राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो महबूब जो है उसको समझ नहीं है, उसको समझ है, या लेकिन वो समझ के भी आशिकों के ऊपर नवाजिश नहीं करेगा, राइट। शी विल नॉट शावर हर लव एंड अफेक्शन ऑन द लवर, शी विल प्रॉबली इग्नोर इट। ये बात शेर में तो नहीं कही गई, बट आई थिंक यू कैन ड्रॉ दैट कंक्लूजन। इसका एक और एस्पेक्ट ये हो सकता है कि इफ़ यू इंटरप्रेट दिस इन ए मिस्टिकल सेंस, अगर खुदा को आप महबूब की जगह रखें तो शायद इसके अंदर से कि मतलब ये भी निकल सकता है कि खुदा जो है वो अपने बंदों का जो गम है वो उनको देख के ही पहचान लेता है। उसको डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बंदों की तरफ नज़र दौड़ा के ही उनके दिल का गम जांच लेता है,
right? And in that case maybe the God will actually do something because the beloved never does. Yeah, तो ये था पहला शेर. अच्छा, अगला शेर देखें कि यक अलिफ बेश नहीं साइकिल आईना हनूज चाक करता हूँ मैं जब से के गरेबां समझा. Yeah, I think it's a beautiful शेर. तो पहली लाइन अलिफ, फर्स्ट लेटर ऑफ द उर्दू अल्फ़ाबेट, तो एक वो सीधी लाइन होती है, आपने देखा होगा. साइकिल आईना का मतलब है पॉलिश ऑफ द मिरर. गालिब साहब के शेर व शायरी में अक्सर एक मेटालिक मिरर की बात की जाती है, मेटालिक मिरर को पॉलिश करने की या साफ़ करने की बात की जाती है. तो यक अलिफ बेश का मतलब है नॉट मोर देन एन अलिफ. या तो कहते हैं कि यक अलिफ बेश नहीं साइकिल आईना हनूज़, कि ये जो मिरर के ऊपर जो पॉलिश हुई हुई है या उसके जो मार्क्स हैं, दैट इज़ नो मोर देन एन अलिफ, राइट. कि आप सोचिए कि आपने अभी मिरर को, आईने को पॉलिश करना शुरू किया है, तो आपने पहला ही उसके ऊपर कपड़ा मारा है या पहला ही निशान मारा है, तो दैट कुड लुक लाइक द लेटर अलिफ. या आपने अभी अपनी पूरी सफाई नहीं की है आपने, राइट. यू जस्ट बिगन टू पॉलिश और क्लीन द मिरर. या तो वो कहते हैं कि ये जो पूरी पॉलिश इस मिरर के ऊपर हुई हुई है, चाहे आप कभी कितनी देर से भी उसको कर रहे हैं, इट इज़ नो मोर देन दैट फर्स्ट स्ट्रोक. या इट इज़ नो मोर देन दैट शेप ऑफ अलिफ यू ड्रू ऑन द on the mirror when you made the first stroke to clean it. Yeah, तो अगली लाइन कहती है चाक करता हूँ मैं जब से कि गरेबा समझा. और वो कहते हैं कि जब से मुझे समझ आई है कि ये मेरा गरेबा है, गरेबा मीन्स कॉलर, तब से मैं इसको चाक करने में लगा हुआ हूँ. या अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गालिब साहब ने अपने एक ख़त में इस शेर का जिक्र किया है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है. तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एज ऑलवेज लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू फ्रांसिस प्रिचेट, जिनकी वेबसाइट पे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलती है उनके लेटर्स की. तो उन्होंने कहाँ से इसको सोर्स किया है आई डोंट रियली नो एट द मोमेंट, बट दैट्स वेयर आई फाउंड इट. और उसके अंदर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक दो लाइनें मैं पढ़ देता हूँ. तो कहते हैं कि व्हेन यू पॉलिश एनीथिंग मेड ऑफ मेटल अनडाउटेडली फर्स्ट ए लाइन विल अपीयर, दे कॉल दैट अलिफ और ऑफ पॉलिशिंग. तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वो पहली लाइन है पॉलिशिंग की. और उसको वो कहते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ अवेयरनेस देर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैडनेस, या जुनून की कैफियत है एक. अप टू द प्रेजेंट perfection of the art has not been attained, the whole mirror has not become clear. Thus if there is that same single line of polishing, well there it is. Yeah, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर आप उसको मिस्टिसिज्म या इश्क में पागलपन की जैसा उन्होंने कहा है, लाइक उन्होंने जुनून की बात की अपने लेटर में, तो अगर आप उसको प्यार के अंदर पागलपन, जैसे मजनू साहब का पागलपन था, उस सेंस में इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो लवर है, जो आशिक है, वो सारी ज़िंदगी या बहुत देर से अपने जुनून को प्रैक्टिस कर रहा है. या और उस जुनून में ये कॉमन मेटाफर है कि लोग अपना गरेबां फाड़ देते हैं. या तो वो कहते हैं कि वो बहुत, जब से उसको समझ आई है इश्क की, या कि ये मेरा गरेबां है, वो तब से अपना गरेबां चाक करने लगा हुआ है, तब से वो इस जुनून को प्रैक्टिस कर रहा है. बट ही इज़ स्टिल ए नॉविस इन द एक्ट, राइट. ही इज़ स्टिल फार फ्रॉम द आइडियल स्टेट. पूरा मिरर जो है अभी पॉलिश नहीं हुआ है, आप बहुत देर से लगे हुए हैं, बट ऑल यू हैव अटेन्ड इज़ दैट फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द एक्ट ऑफ पॉलिशिंग. जो पहला अलिफ जो है, वो पहली लाइन आपने अभी सिर्फ अचीव की है. बहुत देर से आप लगे हुए हैं, लेकिन अभी आप आइडियल स्टेट में नहीं पहुँचे. तो इसको आप एक प्यार की आइडियल स्टेट सोच सकते हैं, आप इसको मिस्टिसिज्म की आइडियल स्टेट सोच सकते हैं कि बहुत देर से आप मिस्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट. आप उस रास्ते पे चले हुए हैं, लेकिन अभी आप आइडियल स्टेट पे नहीं पहुँचे. आई थिंक ये इट्स ए वंडरफुल काइंड ऑफ इमेजरी एंड द वंडरफुल थीम ऑफ दिस. तो वो कहते हैं कि यक अलिफ बेश नहीं साइकिल आईना हनूज़ चाक करता हूँ मैं जब से कि गरेबां समझा, कि मैं ये इश्क और जुनून में अपना गरेबां बहुत देर से फाड़ रहा हूँ, जब से मुझे समझ आई तब से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जुनून की हद तक नहीं पहुँचा. अभी भी मैं नौसीखिया ही आशिक हूँ. व्हाट ए वंडरफुल थॉट. अच्छा, अगला शेर देखें कि शर असबाब गिरफ्तारी खातिर मत पूछ, इस कदर तंग हुआ दिल के मैं ज़िंदा समझा. तो शर असबाब गिरफ्तारी खातिर का मतलब होता है लाइक एन अकाउंट ऑफ द रीजंस of confinement
of my temperament. Yeah. तो वो कहते हैं कि do not ask me for an account of the reasons why my temperament became confined. Yeah. तो ये मुझसे मत पूछ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. इट्स ए रिटोरिकल kind of स्टेटमेंट कि तुम मुझसे मत पूछो, ये इतनी ख़राब हालत है, इसकी इतनी ख़राब एक्सप्लेनेशन होगी कि मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करता. तो अगला, अब इसके अंदर पहले उनका टेम्परामेंट जो है, जो उनका जो टेम्परामेंट है या उनका माइंड जो है, वो गम की वजह से उन्होंने उसको कहा कि इट हैज़ बिकम इम्प्रिजन्ड, इट हैज़ बिकम कन्फाइंड. या तो अगली शेर में, अगली लाइन में वो कहते हैं कि इस कदर तंग हुआ दिल के मैं ज़िंदा समझा, कि मेरा दिल जो है वो इस कदर तंग हो चुका है. इट हैज़ बिकम, माई हार्ट हैज़ बिकम सो नैरो. ये शेर व शायरी में कहा जाता है कि जब आप बहुत दुख दर्द का सामना कर रहे होते हैं, यू आर सफरिंग इंटेंस ग्रीफ, देन योर हार्ट कंट्रैक्ट्स, इट बिकम्स नैरो. तो वो कहते हैं इस कदर तंग हुआ दिल के मैं ज़िंदा समझा, राइट, कि माई हार्ट बिकेम narrow to such an extent that I considered it a prison cell. जिंदा का मतलब है prison cell. Yeah. तो कहते हैं don't ask me for a detailed account for the reasons of the bondage of my heart. Like जो खातिर इसके अंदर temperament means my heart, my emotions. कहते हैं I cannot express it. Neither will you be able to listen to it because it's a very very sad explanation and topic. वो कहते हैं कि इस कदर तंग हुआ दिल के मैं ज़िंदा समझा, कि मेरी स्टेट ऐसी है that my heart has become so narrow due to grief that I consider it a prison cell. Yeah. तो मैं इस prison cell के अंदर मेरे emotions जो हैं फंस गए हैं. Like I'm trapped in this prison cell of my heart. Yeah. I think it's a beautiful शेर. तो अगला शेर देखें कि बदगुमानी ने न चाहा उसे सरगर्म खिराम, रुख पे हर कतरा अराक दीदाए हैरान समझा. बदगुमानी का मतलब है to be suspicious, और सरगर्म होना मीन्स लाइक इन्फ्लेम्ड विद पैशन, और बहुत जोश से भरा हुआ होना, जेलस. और खिराम कहते हैं चलने को, महबूब की जो चाल होती है उसको कहते हैं खिराम. तो कहते हैं कि सस्पिशियसनेस डिड नॉट वांट दैट शी बिकम हॉट हेडेड फ्रॉम ए वॉक. या बदगुमानी ने न चाहा उसे सरगर्म खिराम, राइट, like suspiciousness did not want her to be walking very intensely or become hot-headed. Like sargaram mein khiram, मतलब hot-headed from to get very worked up because of a walk. Yeah. क्यों रुख पे हर कतरा अराक दीदा हैरान समझा, कि because suspiciousness considered like drops of sweat on her face to be amazed eyes. Yeah. तो उन्होंने जो इमेजरी पेश की है वो ये है कि महबूब जो है वो या तो गर्मी में चल रही है, या महबूबा जो है वो गर्मी में चल रही है, या फिर वो बहुत तेज़ चल रही है, और उसकी ऑफ कोर्स आप थक जाते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, यू गेट वर्कड अप, तो आपके पसीना टपकता है. तो कहते हैं कि उसके बॉडी पे जो एक एक कतरा जो पसीने का टपका हुआ है वो एक दीदा हैरान बन गया. इट्स बिकम एन अमेज्ड आई. या सो effectively imagery is कि there are too many eyes looking at her or admiring her. Yeah. तो अब ये सिनेरियो, अब एक तो मेटाफर ये है कि एक एक कतरा आपके शरीर में से जो पसीना निकला है वो आपको एडमायर कर रहा है, या आप इतने खूबसूरत हो कि आपको एडमायर कर रहा है, महबूब को एडमायर कर रहा है. दूसरा ये हो सकता है कि वो सड़क पे निकली है तो उसके बहुत सारे हज़ारों आशिक वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसको देखने के लिए, तो उनका एक एक आँख जो है उसको एडमायर कर रही है. या सो वो भी एक दीदा है, हालांकि उन सबकी आँखें जो हैं वो हैरान हो गई हैं इतनी खूबसूरत महबूब को देख के. या तो वो भी एक दीदा है, हैरान का सिचुएशन है. तो लेकिन अब ये उन्होंने पहली लाइन में बात की बदगुमानी की, तो अब ये किसकी सस्पिशन, लाइक इस सस्पिशियसनेस डिस्क्राइब की है, तो किसकी सस्पिशियसनेस है ये. या तो एक आशिक की भी सस्पिशियसनेस हो सकती है कि वो आशिक जो है वो ये नहीं चाहता कि वो निकले तो सारी दुनिया उसको उसके महबूब को देखे, राइट. तो so much so that even the drops of sweat on her body are looking at her and admiring her, leave alone the rest of the world.
तो उसको वो गवारा नहीं है आशिक को, राइट। ही इज़ सो जेलस कि कोई भी उसके महबूब को देखे बाहर निकलता हुआ, उसको गवारा नहीं है। ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जो महबूब है वो खुद सस्पिशियस है, तो एंड शी डजंट वांट to give too much of a show to her lovers in the world. Like इतनी सारी आंखें जो उसको देख रही हैं, वो उनको ऐसे like महबूब is reluctant to show herself to her lovers, right? वो एकदम से अपनी पूरी हुस्न को दिखाना नहीं चाहती वो, yeah. वो she wants to torment the lovers, right? She wants to give them things piecemeal, right? वो एकदम से पूरा अपना नज़ारा नहीं दिखाना चाहती. So maybe that's why she's suspicious in this case, or reluctant in this case also, and she doesn't want the whole world to see her like that. I think the beloved, the lover becoming suspicious and having a preference that the beloved doesn't just walk around on the streets may be a more appropriate meaning. पर दोनों हो सकते हैं इस केस के अंदर, राइट। इफेक्टिवली थीम यह है कि महबूब इतना खूबसूरत है कि जो उसको देखता है हैरान हो जाता है। इवन द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हर बॉडी व्हेन दे लुक एट हर, तो वो हैरान हो जाते हैं। ये सिचुएशन है। अच्छा, अगला ये देखें कि इज्ज ने अपने ये जाना कि वो बदखू होगा, नब्ज़ ख़ास से तपिश शोला सोज़ां समझा। तो इज्ज का मतलब होता है वीकनेस, और बेसिकली लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ पावर। तो आपका अपने महबूब पे कोई कंट्रोल नहीं है, या अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, या आप बहुत वीक हैं, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं थ्रू माई ओन वीकनेस, मैंने क्या जाना कि वो बदखू होगा। आई थॉट और आई रियलाइज्ड दैट शी विल बिकम इल टेम्पर्ड। बदखू होने का मतलब है टू बिकम मैड, टू बी इल टेम्पर्ड, टू बी इरिटेटेड, राइट। नब्ज़ खस से तपिश शोलाए सोज़ा समझा। तो इन्होंने यहाँ पे खस इज स्ट्रॉ, लाइक ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ। कहते हैं उसकी नब्ज़, उसकी पल्स, या अब उन्होंने उसको पर्सोनीफाई कर दिया है, खस को, घास को, सूखी हुई घास को, स्ट्रॉ को। कहते हैं हमने उसकी नब्ज़ देख के तपिश शोला सोज़ा समझा। उसके अंदर जो एक फ्लेम छुपा हुआ है उस खस के अंदर, जो ऊपर से नहीं दिख रहा, उसकी गर्मी को हमने समझ लिया है। इफेक्टिवली ही हैज़ लाइक envisioned, probably compared his weakness to straw and महबूब्स bad temper to flame, और उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉ जो है उसको, खस जो है उसको पर्सोनीफाई भी कर दिया है, जिसकी वो नब्ज़ जो है टटोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सरकाज़म या रिप्रोच का शेयर भी हो सकता है, बट इफेक्टिवली वो कहते हैं कि ड्यू टू माई वीकनेस और माई इनकैपेसिटी, राइट, आई कंसिडर दैट शी मे बी बैड टेम्पर्ड एट द मोमेंट एंड आई शुड अवॉइड हर, राइट। तो बेसिकली वो अभी वो उसके पास गए भी नहीं है, महबूब के पास, लेकिन उनकी जो दिल की कमज़ोरी है वो उनको, उसने ऑलरेडी उनको डरा दिया है कि महबूब जो है वो हैबिचुअली शायद उनकी तरफ शी वॉज अनकाइंड, राइट, इल टेम्पर्ड रहती होगी। तो लेकिन इस केस में वो कहते हैं कि मेरी जो वीकनेस है हैड मेड मी रियलाइज, लाइक आई एम सो कॉन्शियस, आई एम सो अवेयर ऑफ एवरी विम एंड एवरी इमोशन ऑफ माई बिलवड that I can tell that she is not in a good mood at the moment, right? तो सिनेरियो वो ये है कि वो, एक तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि महबूब को अप्रोच करे, दूसरा ये है कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द बिलवड, तो उसकी एक एक वो इमोशन को पहचान लेते हैं, और उन्होंने इस समय भांप लिया है कि वो इल टेम्पर्ड है। तो उसको उन्होंने कंपेयर किस चीज़ से किया, वो कहते हैं कि मैं जो घास, सूखी हुई घास पड़ी हुई है, उसकी नब्ज़ टटोल के मैं ये जांच लेता हूँ कि इसके अंदर कितनी गर्मी है, इसके अंदर आग लगने वाली है कि नहीं है। आई थिंक द थीम ओवरऑल इज़ के जो लवर है इस केस के अंदर, उसकी ज़िंदगी का सेंट्रल पॉइंट जो है वो बिलवड है, एंड और उस महबूब जो चाहने वाला, जो आशिक जो है, उसकी अपनी कमज़ोरी या उसके अपने इमोशंस उसको ये बता देते हैं कि महबूब जो है वो कैसा फील कर रहा है इस समय, लाइक व्हाट इज़ हर स्टेट ऑफ टेम्पर एट द मोमेंट, फ्रॉम हिज ओन हार्ट probably, from his own emotions, he can tell whether the beloved is in a good mood or not. I think that is the theme of the शेर, कि वो इतना परसेप्टिव हो गया है आशिक, राइट,
कि जब उसको खुद कमज़ोरी महसूस होने लगती है या उसको खुद डर लगने लगता है, तो ही रीचेज़ द कंक्लूजन ही ऑलरेडी नोज़ कि जो दूर कहीं महबूब बैठा हुआ है वो गुस्से में है। या अच्छा, तो और इसको खस से कंपेयर क्यों किया गया है? प्रॉबली द इम्प्लीकेशन देयर इज़ कि आपको अभी खस जो है वो पूरा जला नहीं है, लेकिन यू हैव बिकम सो परसेप्टिव दैट इवन बाय touching it or looking at it, you can gauge that there is hidden fire in it. किसी की नब्ज़ टटोलना, किसी इंसान की नब्ज़ टटोलना इज़ अ पॉपुलर काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज बाय डॉक्टर्स। तो उसमें उन्होंने सिर्फ नब्ज़ ही टटोली है, दूसरी किसी चीज़ को एनालाइज नहीं किया बॉडी का। बट दे आर सो परसेप्टिव, दे आर सो ट्रेन्ड दैट बाय like watching your pulse, they can tell whether you're sick or not, or you are suffering from some other kind of disease or not, right? ऐसे हकीम लोग ऐसा किया करते थे। तो they are very perceptive। इस केस में आशिक भी वैसा ही परसेप्टिव है। अच्छा, अब अगला शेर देखें कि इसके अंदर थोड़ी इवॉल्व्ड इमेजरी है कि सफ़र इश्क में की ज़ौफ़ ने राहत तलबी। सफ़र इश्क मीन जर्नी ऑफ लव, ज़ौफ़ मीन्स वीकनेस, राहत तलबी मीन्स to look or to search for rest, right? तो कहते हैं कि in this journey of passion, my weakness, right, looked for rest or searched for rest or a place to rest. हर कदम साये को मैंने अपने शबिस्तान समझा कि every footstep of the way I considered my own shadow to be शबिस्तान का मतलब होता है place of rest, right? Place where you will lie down, a bed chamber. सो बेसिकली वो कहते हैं कि मैंने हर अपने हर एक कदम को आई फाउंड दैट टू बी ए बेड चेम्बर, या और ए प्लेस ऑफ रेस्ट। मतलब क्या है इसका? ये कि सफ़र इश्क की बात हो रही है। ऑर्डिनरी जर्नी में अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई सराय मिल जाएगी, कोई पेड़ मिल जाएगा, कोई छाँव वाली जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। सफ़र इश्क जो है वो ऐसा नहीं है, राइट? मुश्किल सफ़र है। जो इश्क और मोहब्बत और पैशन का जो सफ़र है, इट टेक्स यू इनटू लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेजर्ट, राइट? वो आपको ऐसे रेगिस्तान या बयाबां में लेके जाता है विच इज़ अनलाइक एनी अदर डेजर्ट, राइट? सो देयर इज़ द ओनली स्लीपिंग प्लेस अवेलेबल टू यू इज़ योर ओन शैडो प्रॉबली, अदरवाइज इट्स अ रियली रियली टफ जर्नी। या आपके लिए कोई वहाँ पे सराय नहीं है, किसी ने बिस्तर नहीं लगाया हुआ। इफ़ेक्टिवली कहने का मतलब यह है कि जो सफ़र इश्क जो है उसके अंदर मैं इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ, राइट? और आई एम वीक, राइट? आई एम सफरिंग फ्रॉम वीकनेस येट आई ट्रेड ऑन। मैं फिर भी चल रहा हूँ इस सफ़र के अंदर, मैं कमज़ोर हूँ और मेरी कमज़ोरी जो है वो रेस्ट करने की जगह ढूंढ रही है, राइट? और कहते हैं कि मैंने हर कदम साए को मैंने अपने शबिस्तान समझा। और वो कहते हैं कि लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैं हर कदम पर स्टेप बाय स्टेप जब मैं चल रहा था तो मेरा जो साया था वही मुझको शबिस्तान जैसा दिखाई दे रहा था, एक बेड जैसा दिखाई दे रहा था या बेड चेम्बर जैसा दिखाई दे रहा था। तो इसकी आई थिंक 3-4 मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि बेसिकली देयर इज़ नोबडी एल्स टू हेल्प यू, यू आर योर ओन हेल्पर इन दिस केस। या तो आपका जो साया है वही आपको कंफर्ट दे सकता है इसके अंदर। आप अपने साये के अंदर ही यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, राइट? ये इतनी मुश्किल जर्नी है तो आप अपने साये के अंदर सो जाएं तो सो जाएं, अदरवाइज देयर इज़ नो हेल्पर अवेलेबल टू यू। कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, महबूब भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। वो एक सिनेरियो है। दूसरा ये हो सकता है कि वो एक जिसको इल्यूजन कहा जाता है डेजर्ट के अंदर, वो भी होता है कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है, राइट, कि उसको वो शराब दिखाई दे रहा है और हर जगह उसको शबिस्तान बेड दिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है इश्क की जर्नी में। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो कमज़ोर भी हो चुका है, राइट, आशिक जो है, लेकिन ही इज़ स्टिल नॉट गिवन अप, राइट? वो इश्क सफ़र इश्क में उसने छोड़ा नहीं है, वो हिम्मत करके आगे चले जा रहा है, राइट? और his every footstep and his own shadow is all the resting place that he needs, right? Basically he can handle himself, yeah? और वो हर कदम चल के उसको ऐसा लग रहा है कि he has slept,
right? Or he feels refreshed. Even though he's weak, his weakness is looking for rest. But every step, because this is the journey of love, he feels refreshed, invigorated, and he carries on. Yeah. तो ये दो तीन इसके आई थिंक मतलब हो सकते हैं। वो एग्जॉस्टेड है आशिक जो है सफ़र इश्क में, किसी बयाबान से निकल रहा है, बहुत मुश्किल सफ़र है, और उसकी जो वीकनेस जिसको थोड़ा पर्सोनीफाई भी कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बोला यह है कि ज़ौफ़ ढूंढ रहा है, राइट? ज़ौफ़ ने की राहत तलबी, तो हिज वीकनेस इज़ लुकिंग फॉर अ बेड चेम्बर, राइट, और लुकिंग फॉर रेस्ट। बट द आशिक हिमसेल्फ ही कैरीज ऑन, राइट? उसके अंदर इतनी हिम्मत अभी बाकी है। ही इज़ हिज ऑन गाइड। He every step feels like he has slept already. He feels refreshed. और basically उसका जो अपने कदम और अपना साया जो है, that is the only help that is available to him, and somehow he is managing through it. तो सफ़र इश्क में की ज़ौफ़ ने राहत तलबी, हर कदम साये को मैं अपने शबिस्तां समझा, कि मैं अपने साये को ही हर कदम जो है शबिस्तां समझने लग गया, राइट? उसी साये के अंदर मैंने रेस्ट कर लिया और हर कदम जो है मुझे रिफ़्रेश करता गया। अच्छा, तो अगला शेर देखेंगे, था गुरेज़ा मीज़ा यार से दिल ता दमे मर्ग, दफ़े पैकान कज़ा इस कदर आसान समझा। या तो सेकंड लाइन जब वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि दफ़े पैकान कज़ा का मतलब है अवॉइडिंग ऑफ द एरो ऑफ डेथ। या इस कदर आसान समझा, लाइक आई फाउंड दैट टू बी ईजी टू दैट एक्सटेंट। या और पहली लाइन ये है कि था गुरेज़ा मीज़ है यार से दिल ता दम मर्ग। वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट लाइफ की लास्ट मोमेंट तक, मोमेंट ऑफ डेथ, दम मर्ग मीन्स द टाइम ऑफ डेथ और मोमेंट ऑफ डेथ, जो बिलवर्ड की जो आई लैशेस थी, जिसको मिज़ा यहाँ पर बोला है, मिज़ा यार से दिल जो था वो गुरेज़ा रहा, द हार्ट वॉज फ्लीइंग अवे फ्रॉम द बिलवर्ड्स आई लैशेस टिल द मोमेंट ऑफ द डेथ। कि वो आपने पहले देखा है कि आई लैशेस को नोकीले ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, एरोज से कंपेयर किया जाता है, जो आके महबूब जब आपकी तरफ देखता है तो उसके आई लैशेस आपके दिल के अंदर ज़ख्म कर देते हैं, आपको मार देते हैं। ये तो वही सिनेरियो यहाँ पे। वो कहते हैं कि मेरा जो दिल था मरते दम तक महबूब के जो आई लैशेस थे उससे डर डर के भागता रहा है, उससे भागता रहा, उससे बचने की कोशिश करते रहा, राइट? लेकिन जो डेथ का या जो किस्मत का जो तीर था, राइट, वो दफ़े पैकान कज़ा इस कदर आसान समझा, राइट? कि वो कहता है कि मैंने सोचा था कि इसको अवॉइड करना, ये जो एरो है, तीर है, मौत का जो तीर है, इसको मैंने सोचा था कि इसको अवॉइड करना या इससे बचना आसान है, लेकिन वो आसान नहीं था। तो इफेक्टिवली वो ये कह रहे हैं कि मैं महबूब के हाथों कत्ल होने से, उसके आई लैशेस के हाथों कत्ल होने से सारी ज़िंदगी मेरा दिल जो है भागता रहा, लेकिन अल्टीमेटली माई फेट वॉज दैट it found me and it killed me. Finally, lover was killed. Yeah. And it was the naivety of his heart that he thought that averting this arrowhead of fate or death would be easy, right? दफ़े पैकान कज़ा इस कदर आसान समझा, तो मैं आसान इसको समझा था, सारी ज़िंदगी उससे भागता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो है प्यार ने मुझे मार ही दिया। मेरे महबूब की आंखों ने, उसकी नज़र ने मेरा कत्ल कर ही डाला। मैं सारी ज़िंदगी बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली मैं मारा गया। अच्छा, आखिरी शेर देखेंगे, दिल दिया जान के क्यों उसको वफ़ादार असद, गलती की कि जो काफिर को मुसलमान समझा। तो इस केस के अंदर मुसलमान, पर्सन ऑफ फेथ, फेथफुल, जो इस्लाम को फॉलो करने वाला है, और काफिर इज़ पर्सन हु इज़ नॉट फेथफुल। तो इस केस के अंदर महबूबों को अक्सर काफिर कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने दूसरी लाइन में कहते हैं गलती की कि जो काफिर को मुसलमान समझा, कि जो ये काफिर महबूब है, जो जिसका कोई ईमान नहीं है, राइट, वो हमेशा जुल्म सितम ढाता है अपने चाहने वालों पे, वादे करके मुकर जाता है और जालिमों वाले काम करता है। वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, वो कहता है, राइट।
तो कहते हैं कि मैंने गलती की कि जो काफिर को मुसलमान समझा। और पहली लाइन में कहते हैं दिल दिया जान के क्यों उसको वफादार असद, राइट, कि व्हाई डिड यू गिव हर योर हार्ट, कंसिडर हर फेथफुल। गलती की, यू मेड ए मिस्टेक, यू मेड एन एरर बाय कंसिडरिंग एन इनफिडेल टू बी ए मुसलमान और ए मुस्लिम, राइट। इफ़ेक्टिवली वो कहते हैं कि तूने जो महबूब है वो वफादार नहीं है, वो फेथफुल नहीं है, राइट। उसको दूसरी लाइन में उन्होंने काफिर भी कहा है। तो कहते हैं ये तेरे से गलती होगी, राइट, क्यों तूने ये किया, राइट। इफेक्टिवली ही इज़ रिग्रेटिंग फॉलिंग इन लव विद हर, लाइक तुमने अपना दिल क्यों दिया है। गिवन अवे द हार्ट ऑब्वियसली इज़ टू फॉलिंग इन लव विद हर। सो वो कहते हैं कि तेरे को ये नहीं करनी चाहिए थी, राइट। तूने उस महबूब को दिल क्यों दिया, राइट। It's just a word play around that, right? So she doesn't show faithfulness, and like she is also called an infidel, and she is never gonna be faithful to her. तो वो फिर rhetorical question है अपने आप से कि दिल दिया जान के क्यों उसको वफादार असद गलती की जो काफिर को मुसलमान समझा, कि तूने गलती की जो तू इस महबूब से प्यार कर बैठा, अब तेरे को सारी ज़िंदगी इसका सिला जो है वो भुगतना पड़ेगा, वो तेरे पर जुल्म सितम ही करेगी, तो तूने ऐसा क्यों किया। इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।